हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। तो आज हम एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हैं बोर्ड वाली, जिसमें आपके एचबीएससी के ओल्ड और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। और ये मैं गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आपने ये सीरीज़ कंटिन्यू देखी है, वॉच करी है, तो इसमें आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको बोर्ड के अंदर देखने को मिलेंगे। चाहे आपके एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस हो, पेसेज टाइप क्वेश्चंस हो, केस स्टडी टाइप, या फिर मैं बात करूं वेरी शॉर्ट एमसीक्यूज, सब टाइप के क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, हर टाइप के क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आज हम जो चैप्टर ले रहे हैं मेनली वो अपनी न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 है। बिकॉज आपके फिजिकल केमिस्ट्री में से दो चैप्टर, पहला आपका सॉलिड स्टेट और दूसरा सरफेस केमिस्ट्री, रिमूव कर दिया था। तो अब हमारा जो सेकंड चैप्टर की कैटेगरी के अंदर आता है वो केमिकल काइनेटिक्स, और इस केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हम क्वेश्चंस को वन बाय वन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो डू नॉट वेस्ट अवर टाइम एंड नाउ स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ हियर। तो अपने पास ये पहला क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है और ट्रिकी क्वेश्चन है। कोई भी इसमें आपको सोचने वाली बातें नहीं रखनी है, ध्यान। ये बोल रहा है भैया कि आपके पास एक फ़र्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर आप स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो बहुत आपको चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। जैसे मैं दोनों मेथड आपको बता रहा हूँ। पहला तो है मेथड नंबर सेकंड, फर्स्ट वाला मेथड नंबर फर्स्ट। इस मेथड नंबर फर्स्ट के अंदर देखो कैसे आपको अपना रूल लगाना है। मेथड नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग जा रहे हैं। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर जाहिर सी बात है कोई आपका रिएक्टेंट से कुछ प्रोडक्ट बन रहा होगा। टाइम 0 पर आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन है ए की वो A0 रही होगी। यहाँ पर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन 0, बिकॉज जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है तो आपका प्रोडक्ट कहाँ से बनेगा। बिल्कुल राइट। उसके बाद आपका टाइम कितनी बात कर रहा है, 60 मिनट की बात कर रहा है। 60 मिनट पर ये बोल रहा है कि आपका जो ये है वो 75% डिसोसिएट हो चुका है। 75% डिसोसिएट का मतलब ये है कि 3/4, कितना 3/4 A0 बोले तो 75%, और 75% कितना होता है, 3/4 A0 होता है आपका। इतना ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा चुका है। बताओ बचा कितना होगा, बचा होगा आपका 1/4 A0। ये आपका बचा हुआ है जिसको हम बोलते हैं AT। क्या बोलते हैं, AT। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो लगता है क्या, वो लगता है हमारा फॉर्मूला, यहाँ से के की वैल्यू निकालेंगे तो अपन बोलेंगे 2.303 अपॉन के टी। टाइम की बात कर रहे हैं जब आपका टाइम था 60 मिनट। लॉग A0 कितना है, A0 बाई 80 है अपने पास, A0/4। यहाँ से A0 से A0 ख़त्म कर दिया, यहाँ पे log 4 वैल्यू डालनी है आपको। तो अपने पास K इज इक्वल टू कितना जाएगा, 2.303 अपॉन के 60 इंटू के log 4 की वैल्यू कितनी होती है, log 4 की वैल्यू log 4 की वैल्यू होती है अपने पास, एक सेकेंड रुको, log 4 होती है 2 इंटू 0.301। तो ये बनेगी अपने पास ओवरऑल 0.602। ये अपने पास मिनट इनवर्स क्या आ चुका है, रेट कांस्टेंट आ चुका है। बिल्कुल राइट। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर टी हाफ निकालना है। टी हाफ का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, 0.693 अपॉन के, और के की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, वो है अपने पास 2.303 इंटू 0.602। ठीक है। और यहाँ पर ऊपर ये 60 चला जाएगा, तो अपन इसको काटते हैं तो ये अप्रोक्सीमेटली पूरा जा रहा है। सॉरी, रुको एक सेकेंड, इसे एक बार कैलकुलेटर से कट करते हैं हम, कितना बैठेगा ये। 602 हो गया, 602 1 2 2, तो ये 30 पॉइंट कुछ आ रहा है आपका, 30। तो मीन्स आपका जो टी हाफ है वो कितना बोल रहा है, 30 मिनट बोल रहा है। ठीक है, आप कैलकुलेटर की हेल्प ले सकते हैं। ये आपके पास मेथड नंबर फर्स्ट है जिसकी हेल्प से आप जा सकते हैं इस प्रकार से, लेकिन वेरी शॉर्ट और बहुत ही। अगर आपका टी हाफ 75% दे रखा हो, 87.5% हो, 99.9% हो, या फिर 96.4% हो, तो इस वाली कंडीशन के अंदर आपको
टी हाफ का मल्टीपल देखना होता है। तो टी हाफ के मल्टीपल कैसे देखते हैं, इसको कॉपी कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट मेथड की तरफ मूव ऑन करते हैं, जहाँ पर हम सेकंड मेथड देखेंगे कि सेकंड मेथड से कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो यहाँ से करते हैं इसको डिलीट। अब करते हैं अपना मेथड नंबर सेकंड स्टार्ट। इस मेथड नंबर सेकंड के अंदर मुझे ये ध्यान रखना है, पहली बात तो जो आपका T75% में जो टी हाफ लगती हैं वो लगती हैं 2 टी हाफ, T87.5% में लगती हैं आपकी 3 टी हाफ, और अगर आपका 99.9% तो आपकी 10 टी हाफ लगती हैं। बिकॉज़ ये हम टी हाफ कैलकुलेट कर सकते हैं लेकिन टी 100% कैलकुलेट नहीं कर सकते। वो क्यों? क्योंकि कभी भी एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम थियोरेटिकली नहीं कह सकते कि वो कंप्लीट हो सकती है, बिकॉज वो आपका इनफाइनाइट होता है, और वैसे कंप्लीट तो होती है लेकिन इनफाइनाइट निकल के आता है T100% फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब इसके अंदर बोला गया T75%, बिल्कुल। तो हम कुछ क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, हमें क्या करना है, T75% की ही बात कर रहा है। तो इसमें आपका जो टाइम लगता है वो आपका 2 टी हाफ है। T75% में कितना टाइम लगता है, 60 मिनट इज इक्वल टू 2 इंटू टी हाफ। यहाँ से आप टी हाफ निकालोगे तो टी हाफ आएगा आपका 30 मिनट। तो ये आसान मेथड है या फिर वो वाला, ठीक है। तो इस टाइप के 75% हो, ST7.5 हो, या फिर आपका 99.9% हो, कुछ मैंने करेक्टरिस्टिक लिखाई थी आपको आपके नोट्स के अंदर, तो वो चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, सी, बिल्कुल करेक्ट। सो अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन के टुवर्ड्स। सेकंड क्वेश्चन बड़ा कुछ नहीं, बिल्कुल आसान है, हलवा क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया, इन ए सीरीज ऑफ द रिएक्शन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज स्लोएस्ट। कौन सा स्टेप होता है, स्लोएस्ट स्टेप, जिसके लिए हम RDS फाइंड आउट करते हैं, जिसको बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। उसके बाद एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी डेफिनेशन तो आप लिख लोगे, लेकिन समझाना इम्पोर्टेंट है कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। देखो हमारे पास एक ग्राफ होता है, इस ग्राफ में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट होती है, ठीक है। थोड़ा सा सही से बना लेते हैं इसको। मैंने आपको बताया था कि इसमें कुछ क्या होता है, एक ग्राफ होता है कुछ इस टाइप का, आपका एक क्या होता है, ग्राफ होता है। इस ग्राफ के अंदर मैंने आपको बताया था कि एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट होती है कुछ यहाँ पे, और वो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट यहाँ से ऐसे बढ़ते हुए एक चीज़ बनाती है यहाँ पर, इस वाले पॉइंट पर, जो मैं पॉइंट यहाँ पर रेड कलर से बनाने जा रहा हूँ, ये वाला पॉइंट बनता है आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और जो ये आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने तक, और जो ये आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है ये इंटरमीडिएट है आपका, ये बनने तो बनेगा ही, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो एनर्जी दी जाती है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, वो ही क्या कहलाती है, यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है, ठीक है। तो ये चीज़ है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी। उसके बाद सिंपल फोर्थ क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। एक रिएक्शन है अपने पास HBr फॉर दिस रिएक्शन, यहाँ पर रेट लो लिखा गया है। रेट लो आपका बोला गया है यहाँ पर K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 की पावर 1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HBr की पावर 1/2। इसका स्टिक्मेट्रिक कोफिशिएंट किया 1 प्लस के 1/2। तो यहाँ से आप करोगे तो कितना बैठेगा, ये 1 प्लस के 1/2 3/2, ठीक है। 3/2 बैठेगा, और 3/2 कितना होता है, 1.5। तो इसका राइट आंसर होगा 1.5। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें, इज इट पॉसिबल दैट मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन कैन बी 0। बिल्कुल भैया रॉन्ग बोल रहा है, ये आपको भी पता होगा। मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है, एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। कोई भी मेरे पास एक रिएक्शन है N2 प्लस के H2 रिएक्शन गिव्स, या फिर मैंने बोला आपसे एग्जाम्पल H2 प्लस के Br2 रिएक्शन गिव्स HBr। बैलेंसी के लिए आपने 2 लगा दिया। यहाँ पर जो स्टिक्मेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर क्या है, 1 है। तो इसकी जो मॉलिक्युलरिटी होगी 1 प्लस के 1,
क्योंकि इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो मॉलिक्यूलरिटी टोटल कितनी होगी 2। तो अगर वहाँ पे 0 हो जाएगी, 0 का मतलब ये है कि वहाँ पर कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है जो पार्टिसिपेट कर रहा है किसी भी रिएक्शन में, या फिर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने में कोई भी ऐसा रिएक्टेंट पार्टिकल नहीं है जो रिएक्शन में आगे बढ़ रहा हो, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन तो नहीं, सॉरी, इसमें बिल्कुल इनकरेक्ट ऑप्शन है, ये पॉसिबल ही नहीं है कि मॉलिक्यूलरिटी आपकी 0 हो जाए। व्हाट आर एलिमेंट्री रिएक्शन? एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या होती हैं? ये वो रिएक्शंस होती हैं जो सिंगल स्टेप के अंदर कंप्लीट हो जाती हैं। दोज रिएक्शन विच आर कंप्लीटेड इन सिंगल स्टेप, किसके अंदर? सिंगल स्टेप के अंदर कंप्लीट हो जाती हैं। जैसे मैंने बोला आपसे अगर उसने बोल दिया कि मैंने एक एलिमेंट्री रिएक्शन मान ली कुछ इस टाइप की, H2 + KO2 रिएक्शन गिव्स 2H2O, ठीक है, ये अपने पास एक रिएक्शन है। और इस रिएक्शन के अंदर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूलरिटी है आपकी, वो आपकी 2 + K1 कितनी है? 3 है। तो इसके अंदर एलिमेंट्री रिएक्शन, अगर ये मॉलिक्यूलरिटी आपकी 3 से कम है, 3 से कम का मतलब ये है कि जो कोलाइडिंग पार्टिकल्स हैं वो <3 हैं या फिर 3 हैं, तो उस कंडीशन में जो आपकी रिएक्शन होती है वो एलिमेंट्री रिएक्शन है। क्या है? एलिमेंट्री रिएक्शन है। अगर मॉलिक्यूलरिटी <3 है, 4, 5, 6 है जितना भी, तो उस कंडीशन में वो किसके अंदर चली जाती है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर। किसके अंदर? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर। इसमें बोला गया है आपसे कि यूनिट से आपको फाइंड आउट करना है कि इस रेट कांस्टेंट की यूनिट कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है ये। तो वैसे तो आपको पता दूँ मैं आपको सेकंड ऑर्डर की है, लेकिन सेकंड ऑर्डर क्यों है ये भी आपको पता होना चाहिए। मैंने बताया रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, मोल पर लीटर की पावर 1 - के n। क्या है? 1 - के n। 1 - n है आपका। अगर मैं यहाँ पर n की वैल्यू, n क्या है यहाँ पर? ऑर्डर, उसको सेकंड ऑर्डर रखता हूँ यहाँ पे 2, तो मैं यहाँ पर बोलूँगा मोल पर लीटर 1 - के 2। तो 1 - के 2 कितना बनेगा आपका भैया? -1 ही बनेगा। तो इसको अपन क्या लिख देते हैं यहाँ पर? -1 लिख दिया। अब मोल -1 हो गया, और सॉरी यहाँ पर सेकंड इन्वर्स भी आएगा, और इनटू के सेकंड इन्वर्स, तो K = कितना बन जाएगा? मोल इन्वर्स लीटर 1 और सेकंड इन्वर्स। तो कौन सा होगा आपका? ये वाली यूनिट सेम ही तो है, बस लीटर आगे इसने ले लिया। तो ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है? सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है, ठीक। उसके बाद है 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट द हाफ लाइफ टाइम ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैविंग K। इसका रेट कांस्टेंट दिया गया है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ टाइम होता है, T हाफ होता है, वो कितना होता है? T हाफ का फॉर्मूला होता है 0.693 K। यहाँ से 0.693 को 0.693 रखेंगे। K की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4 मिनट इनवर्स। 4 मिनट इनवर्स, 4 से इसे कट करेंगे अपन, तो कुछ जो आंसर निकल के आएगा, एक बार मैं कैलकुलेटर से इसे कर लेता हूँ। तो ये अपने पास निकल के आया कुछ, यहाँ पे निकल के आया 0.173 मिनट, क्योंकि मिनट ऊपर चला जाएगा तो मिनट इनवर्स से मिनट बन जाएगा। ये आपके पास आंसर आ गया। उसके बाद व्हाट आर स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जिसको बोलते हैं, वो चीज़ क्या होती है? स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन क्या है? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पहली बात तो होती क्या है, ये आपको देखने को मिलती हैं। जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास है CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, ये अपने पास है, ठीक है। अब इसके अंदर जो वाटर है, वाटर के संग रिएक्शन देखने को मिलती है। जैसे आपका C6 C12 H22 O11 हो गया, ये आपका एस्टर हो गया। तो इसके अंदर जो वाटर होगा आपका, वो एक्सेस के अंदर देखने को मिलेगा, और एक्सेस के अंदर देखने को मिलेगा
तो मुझे यहाँ पर दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक तो मिलेगा CH3COH इथेनोइक एसिड, और दूसरा हमें मिलेगा यहाँ पर इथेनोइक एसिड, और दूसरा मिलेगा CH3CH2OH इथेनॉल। ये अपने पास कौन है? इथेनॉल। और ये अपने पास क्या है? इथेनोइक एसिड। ये दो चीज़ें हमें मिली हैं। तो पहचान आपके लिए बता दूं मैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन की। जो इसमें जो वाटर होता है वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है? एक्सेस के अंदर प्रेजेंट होता है। एक्सेस का मतलब क्या होता है? एक्सेस वो रिएजेंट होता है जो हमें पूरी तरीके से लिमिटेड नहीं होता। दो तरीके के रिएजेंट होते हैं, एक तो होता है आपका लिमिटिंग रिएजेंट और दूसरा होता है एक्सेस रिएजेंट। लिमिटिंग वो जो लिमिट में यूज़ करने के लिए जिसकी मात्रा लिमिटेड हो, कि भाई कोई भी रिएक्शन है उसमें आपको 10 ग्राम 20 ग्राम इतनी ही मात्रा में वो रिएक्टेंट यूज़ करना है। अगर आपके पास कोई भी लिमिटेशन नहीं है, कितना मर्जी चाहे आप यूज कर सकते हो, तो वो रिएजेंट एक्सेस के अंदर होता है। और इसमें जो आपके रिएक्शन की रेट होती है वो इस रिएजेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि ये तो फ्री लिए कितना भी यूज़ कर सकता हूँ, इसमें मुझे कैलकुलेट ही नहीं करना है। ठीक है, तो पानी क्या मिलता है हमें? फ्री में मिलता है, तो फ्री वाली चीज़ है ये। तो यहाँ पर जो आपकी रेट कांस्टेंट अगर आप लिखोगे यहाँ पे इसके लिए रेट कांस्टेंट कुछ इस टाइप से लिखोगे, क्योंकि ये तो खुद ही एक कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो कैसे लिखोगे आप यहाँ पे? इस टाइप से। तो इसका जो रेट लो लिखेंगे अगर हम, तो रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है आपका CH3COO C2H5, और दूसरा कौन सा होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O। तो इसमें इसके ऊपर तो डिपेंड करेगी नहीं, इसका पावर कितना है? 1। देखने में आपको लग रहा होगा कि जो इसका ऑर्डर है वो सेकंड ऑर्डर है, एक तो इसका हो गया एक इसका हो गया, तो आप जोड़ के बताओगे 2। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तो आपका कांस्टेंट है तो इसके ऊपर ही डिपेंड करेगी, तो इसीलिए इसका जो ऑर्डर बनेगा वो फर्स्ट ऑर्डर के हिसाब से इसकी कैलकुलेशन होंगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका स्यूडो यूनिमोलिकुलर या फिर स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। उसके बाद नेक्स्ट है नेक्स्ट आपसे क्या बोल रहा भैया? ए रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर। यहाँ पे बोला इसने ए रिएक्शन इज ऑफ सेकंड ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ए रिएक्टेंट। कोई भी आपके पास एक रिएक्टेंट है, ये आपका रिएक्टेंट मान लिया मैंने ये वाला, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। कोई भी ए गोज़ टू बी रिएक्शन कंसिडर कर ली मैंने, और इसके अंदर जो ए है, और तो सॉरी इसको यहाँ से, तो इसका जो रेट लो लिखेंगे अपन, रेट लो कैसे लिखेंगे? रेट लो इसका लिखेंगे इस टाइप से, रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। ऐसे लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। ए रिएक्शन विद सेकंड ऑर्डर, मतलब इसका जो ऑर्डर है वो कौन सा है? सेकंड। मतलब यहाँ पर 2 रहा होगा, तभी तो सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन बनी है ये। बिल्कुल। आगे बोला है इसने हाउ इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर मैं इसकी कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दूं तो। अब आप देखिए बड़े जनाब, 2 है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 कितना होता है? 4 टाइम होता है, नहीं होता है? तो आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कितने टाइम हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? 4 टाइम्स। कौन सा होगा? 4 टाइम्स। उसके बाद 11th क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन बड़ा सिंपल है और ये आपके लिए मैं बता दूं, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ एडिंग ऑन कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी के अंदर क्या प्रभाव पड़ता है जब मैं कैटलिस्ट को क्या करता हूँ? ऐड ऑन करता हूँ। तो कैटलिस्ट के अंदर आप देखोगे इस टाइप से एक डायग्राम ड्रॉ किया मैंने। यहाँ पे अपन कुछ कर लेते हैं, ये वाला ये मैंने डायग्राम चार्ट एक बनाया। इस चार्ट के अंदर मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा ध्यान से, इधर की साइड मैंने एक ग्राफ प्लॉट किया कुछ इस टाइप से। आपको भी पता है कुछ इस टाइप का ग्राफ हम बनाते हैं नहीं बनाते हैं? ठीक है, दोबारा से बनाते हैं। इस टाइप का हमारा कुछ ग्राफ बनता है, ऐसे ही बनता है, सभी को पता है। अब देखो एक्चुअल पाथ अपना ये है,
अगर यहाँ पर मैंने कैटलिस्ट यूज़ किया है तो कैटलिस्ट आपका क्या करेगा, जो रिएक्शन का जो पाथ है वो उसको क्या कर देगा, कम कर देगा। क्या कर देगा, कम कर देगा। कुछ इस टाइप से रहेगा तो प्रोडक्ट यहाँ पर ही, लेकिन क्या कर देगा, कम कर देगा। यहाँ पर ये क्या है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये क्या है अपने पास, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, सॉरी, और यहाँ पर ये क्या है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। वैसे मैंने ऊपर बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है, एक इक्वल बना दिए लेकिन अलग अलग होते हैं। यहाँ से और यहाँ तक, अब यहाँ से देखो तुम, इस वाले पॉइंट से लेकर यहाँ से और यहाँ तक दिख रहा है ना, पहले आपका गैप इतना था, इतना गैप था, ठीक है। लेकिन अब देखो कितना गैप हो चुका है। अब जो नया गैप सामने निकल के आया है यहाँ पर, वो गैप कितना है, बस इतना सा ही है, इतना सा गैप है। तो ये वाला जो गैप दिख रहा है आपको यहाँ से, इस टाइप का जो गैप दिख रहा है आपको यहाँ से और यहाँ तक, उसमें जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो यहाँ से और यहाँ तक हो गई है, यहाँ से और यहाँ तक। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो चुकी है, डिक्रीज हो चुकी है। क्या हो चुकी है, डिक्रीज हो चुकी है। मतलब एक्टिवेशन एनर्जी पर क्या प्रभाव होगा, वो डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। कब, जब हम कैटलिस्ट को डालेंगे। दूसरी चीज़, गिब्स फ्री एनर्जी जो डेल्टा जी होता है, डेल्टा जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी पूछा जाता है। डेल्टा जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो डेल्टा जी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि डेल्टा जी का कोई रिलेशन ही नहीं है एक्टिवेशन एनर्जी के साथ। क्योंकि जो अपना डेल्टा जी होता है वो क्या होता है, माइनस के एन एफ ई सेल होता है, नहीं होता है। या फिर डेल्टा जी नोट होता है, वो क्या होता है, माइनस के एन एफ ई नोट सेल होता है। तो इसमें आपको कहाँ देखने को मिल रहा है आपका, ठीक है। आई बात समझ में आपको, क्लियर हुआ है पॉइंट, तो आपका डिक्रीज होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए 12th क्वेश्चन। इस 12th क्वेश्चन के अंदर रेट लो फॉर ए रिएक्शन इज रेट, एक आपके पास रेट दी गई है, और जो यहाँ पर रेट दी गई है वो रेट लो है आपका के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आई माइनस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस की पावर कितना दे रखा है, 2। मतलब इसका मतलब ये है कि जो ये रिएक्शन आपकी थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन है। अब इसने बोला है, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस को मैं डबल कर देता हूँ, मतलब अब कितनी है वो, एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 2 है, इसको मैं डबल कर देता हूँ तो क्या प्रभाव पड़ेगा, 2 की पावर 2 कितना हो जाता है, 4 टाइम। तो रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 4 टाइम हो जाएगी। हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, हाँ। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आई माइनस इज हाफ, उसने बोल दिया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आई माइनस इज हाफ। अगर मैं इसको हाफ कर दूंगा तो इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, आप सोच के बताइए थोड़ा सा। इसने बोल दिया कि यहाँ पर आई माइनस को मैं अगर हाफ कर दूँ तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वेरी गुड, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आई माइनस है, इसकी पावर 1 है, अगर मैं इसको हाफ कर दूंगा तो आपकी रेट भी कितनी बन जाएगी, हाफ टाइम हो जाएगी, ठीक है। हाफ करने पर, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसमें कोई भी नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर का वो है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये आपकी डबल हो जाएगी। डबल करने पर ये 4 टाइम हो जाएगी और ये हाफ टाइम हो जाएगी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। 13 क्वेश्चन आपसे बोल रहा है यहाँ पे, भैया बड़े ध्यान से देखना। यहाँ पर रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर के लिए बोला गया है के, जहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर आ जाता है वहाँ पे थोड़ी सी हंसी आने लगती है क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन होता है, ठीक है। सेकंड इनवर्स, अगर ये फर्स्ट ऑर्डर बोलता भी नहीं तो आपको रेट कांस्टेंट से पहचानना पड़ता है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट है कि आपका कौन सा ऑर्डर की रिएक्शन है। लेकिन दे दिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कंपटीशन में ऐसे छुपा दिया जाता है तो वहाँ पर अलग बात होती है। इसने बोला हाउ मच टाइम विल बी टेक 10 ग्राम ऑफ रिड्यूस टू हाफ इट्स क्वान्टिटी, मतलब 10 ग्राम ऑफ हाफ करने के लिए कितने टाइम की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। तो मतलब ये टी हाफ पूछ रहा है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो टी हाफ होता है वो क्या होता है, 0.693 अपॉन के कितना आपका 10⁻³ है, तो ये ऊपर चला जाएगा 10³ हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10⁻3। तो 0.693 इंटू 10⁻3 का मतलब कितना है 1000। तो यहाँ से करेंगे तो 693, उसके बाद कितने 0, 1 2 3 और पॉइंट के बाद यहाँ पे 0, तो 693, कितना 693 मिनट है, सेकंड, ये इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है फॉर ए रिएक्शन रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट,
अब इसने बोला है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एयर रिएक्टेंट चेंजेस फ्रॉम 0.03 मोलर टू 0.02 मोलर इन मिनट्स। मोलर इन कितने मिनट की बात कर रहा है? 25 मिनट की बात कर रहा है। तो हमारा जो एवरेज का होता है डेल्टा, सॉरी रुको, जो हमारा फॉर्मूला होता है एवरेज रेट का, वो क्या होता है? एवरेज रेट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज रेट, जिसको हम आर एवरेज के नाम से बुलाते हैं। आर एवरेज का नाम क्या होता है रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहा है ना। रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो इनिशियल में होती है C1 माइनस के C2 अपॉन के कितना होता है T2 माइनस के T1, होता है नहीं होता है? तो माइनस के यहाँ पे C1 कितना दे रखा है आपका? C1 दे रखा है 0.03 माइनस के 0.02 अपॉन के टाइम कितना दे रखा है 25। इनिशियल टाइम आपका कितना रहा होगा? हाँ, इनिशियल टाइम आपका रहा होगा 25 मिनट की बात कर रहा है, ठीक है 25 मिनट। वैसे सेकंड में भी निकालने के लिए बोला गया है इसने, लेकिन हम पहले मिनट के अंदर निकालते हैं। इसे आप कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने पर आपका ये आएगा 0.03 में से 0.02 जाए तो ये बनेगा आपका 0.01, तो ये 0.01 अपॉन के 25, तो 25 से कितने टाइम जाएगा? 0.0, तो इसको अपन कर लेते हैं यहाँ पे कुछ इस टाइप से 0.0, ये होगा आपका यहाँ पे, तो बन जाएगा ये अपने पास 0.0, फिर एक बार 0 लगा दिया, फिर 0, 25 4 जा 100, ठीक है, इतना निकल जाएगा 0.0 बोले तो इसको अपन अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं। यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली क्या है, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 10 सॉरी इधर आओ, इसका आंसर बनेगा अपने पास कुछ यहाँ पे 4 इंटू के 10⁻⁻⁴ मोलर पर मिनट, ठीक है, या फिर मोल पर लीटर पर मिनट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको चेंज करना हमें किसके अंदर? इसको अपन चेंज करेंगे किसके अंदर? मिनट के अंदर। तो ये जो निकल के आया अपने पास, ये निकल के आया है मिनट के रेस्पेक्ट में। अब हमें निकालना सेकंड के रेस्पेक्ट में, तो क्या करना आपने 60 से डिवाइड कर देना, क्योंकि किस में कन्वर्ट कर रहे हैं अपन? यहाँ पे उसके अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 4 इंटू 10⁻⁻⁴ डिवाइड कर देंगे अपन 60 से। 60 से डिवाइड करेंगे इसे तो अपने पास निकल के आएगा कुछ यहाँ पे, इसको 10⁻⁻³ कर देंगे, 10⁻⁶, 10⁻⁻³ कर देंगे। 6 से किस टाइम जाएगा? 6 1 जा 0 हो गया, 6 यहाँ पे, फिर 6 डाल दिया और यहाँ पे 40 हो गया, फिर 6 टाइम जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको लिख सकते हैं 2 के बाद इसको पॉइंट को इधर हटाएंगे तो 66 इंटू 10⁻⁻⁷ बन जाएगा ये, ठीक है। ये बन जाएगा 6.6 इंटू 10⁻⁻⁶, इतना आंसर आएगा, ठीक है। ये आएगा किसके अंदर? मोल पर लीटर पर सेकेंड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन मोलिकुलरिटी या फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या होती है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या होता है आपका? ये आपकी 0 नहीं हो सकती है, ये आपकी 0 हो सकती है, ठीक है। ये आपकी फ्रैक्शन में भी हो सकती है, फ्रैक्शन में भी हो सकती है आपकी ये, ठीक है, और डेसिमल में भी निकल सकता है ये आपका फ्रैक्शन में भी नहीं निकल सकता, डेसिमल में भी नहीं निकल सकते मोलिकुलरिटी, ठीक है। तो दूसरी चीज़ क्या होती है? मोलिकुलरिटी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कोलाइड करने के लिए वो होते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है? ये कोई भी हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होती है उसकी क्या होती है? पावर होती है। जैसे हमारे पास कोई भी
ए है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की पावर 2 है, तो इसकी पावर 1 है, इसकी 2 है, तो दोनों को जोड़ देंगे 3 आ जाएगा ऑर्डर। इस टाइप से ये डिफरेंसेस है, इसमें कुछ ज़्यादा वाली बात है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ए कंपाउंड इज ऑर्डर टू 50%, द कंपाउंड इज डिकम्पोज इन 120 मिनट। इसने बोला है द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ए कंपाउंड इज फर्स्ट ऑर्डर, 50% ऑफ कंपाउंड इज डिपोजिट इन 120 मिनट, हाउ लॉन्ग इट विल टेक 90% ऑफ द कंपाउंड टू डिकम्पोज। इसने बोल दिया यहाँ पर कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन के लिए टी हाफ बोले तो 50% ऑफ कंपाउंड बोल रहा है यहाँ पे। ये 50% का मतलब क्या है, आधी कंप्लीट हो चुकी है। 50% में 0.693 अपॉन के तो यहाँ से आप के की वैल्यू निकाल सकते हो। तो के की वैल्यू कितनी निकलेगी, 0.693 अपॉन के टी हाफ दे रखा है यहाँ पर कितना, 120 मिनट। कितना दे रखा है, 120 मिनट दे रखा है। तो यहाँ से आप इसे कैलकुलेट करोगे अपन इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये निकल के आएगा 0.693 इधर 0.693 अपॉन के 120, ये आ रहा है 0.0057 या फिर इसको इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, इसको अपन इतना ही रहने देते हैं क्योंकि रेड कांस्टेंट को मेरी काटने की आदत नहीं है, तो इसको यहाँ पे इतना ही रहने देते हैं। ये हमारे पास कितना बन गया फाइनली, ये हमारे पास बन गया है यहाँ पर कुछ 0.693 अपॉन के 120 मिनट इनवर्स। ये अपने पास के की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। अब उसने बोला है कि 90% डिकम्पोजिशन में कितना टाइम लगेगा। अब हम एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम करने की बात आती है तो एज्यूम ही करेंगे। कोई आपके पास ए था, ए से कुछ बना यहाँ पर बी, वो प्रोडक्ट टाइम 0 पर आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन रही होगी ए नोट का मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम्स 0, तो आपकी 0 ही रही होगी, प्रोडक्ट आपका 0 बना होगा। टाइम की बात कर रहा है, वो टाइम मुझे निकालना है वो टाइम मुझे निकालना है जिस टाइम पर तुम्हारी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए मतलब वो 90% डिसोसिएट हो चुका है, मतलब प्रोडक्ट में जा चुका है। तो 90% का मतलब क्या है, 0.9 ए नोट, 90% 90 डिवाइड बाई 100 0.9 ए नोट आएगा। अच्छा पहले कितना था, 1, 100% का मतलब पूरा 1 था, तो 1 में से 0.9 जाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 0.1 ए नोट। 0.1 ए नोट ही ये अपने पास 80 की वैल्यू है। तो मेरे को डायरेक्ट फार्मूला लगाना है। फार्मूला क्या अपने पास, फार्मूला क्या भैया, टाइम निकालना ना मुझे, तो टी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 2.303 अपॉन के अपॉन के की वैल्यू कितनी है भैया, 0.693 अपॉन के 120 को मैं ऊपर रखता हूँ, यहाँ पे रख दिया 2.303 अपॉन के हो गया इनटू के लॉग ए नोट डिवाइड बाय 80, और 80 की वैल्यू कितनी है, 0.1 ए नोट से ए नोट ख़त्म, डेसिमल से ऊपर ख़त्म, तो यहाँ पे लगा दिया मैंने 0। कितना लगा दिया, 0। लॉग 10 कितना होता है, 1 होता है। तो टी इज इक्वल टू कितना आएगा, 2.303 इंटू 120 डिवाइड बाय 0.693। इसे आप कैलकुलेट करिए तो आपके पास टाइम निकल के आ जाएगी कि टाइम कितना आपके पास। तो इसको एक बार कैलकुलेट करते हैं अपन, 2.303 इंटू के 120 डिवाइड बाय करेंगे अपन इसे 0.693, ठीक है, 0.693, तो 398 के समथिंग आ रहा है ये, 398 मिनट की बात कर रहे हैं हम। तो 90% में मिनट कितने लगेंगे, 398 मिनट के लगभग। ठीक, ये अपना पास 16th क्वेश्चन था जो मैंने आपके लिए यहाँ पे करा दिया है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ताकि आगे बढ़े हम लास्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, तो अब लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास केस स्टडी टाइप क्वेश्चन, और ये जो रिसेंटली जो बोर्ड का क्वेश्चन पेपर होगा इसी फॉर्मेट के बेस पर होगा, जहाँ पर आपसे पेसेज टाइप के क्वेश्चंस और केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे। आपसे पहले ये नीट का एक क्वेश्चन हुआ करता था, आपके लिए मैं बता दूँ यहाँ पे।
तो ये जो ये क्वेश्चन है आपका 70th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट ही क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, और ये केस स्टडी का ये लास्ट भी समझ सकते हो आप इसे, ठीक है। तो इसमें कुछ डाटा दिया गया है एक्सपेरिमेंट। तो पहली चीज़ जो आपके पास यहाँ पे रिएक्शन गिवन कर रखी है, वो रिएक्शन गिवन कर रखी है कि 2A + के B रिएक्शन गिव C + के 3D। बिल्कुल। एक्सपेरिमेंट नंबर 1st, 2nd, 3rd एंड 4th के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B वेरी कर रही है, और अगर ये चेंज हो रही है, A और B चेंज हो रही हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन तो चेंज होगी भैया, ये आपको पता चल रहा होगा, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। मैंने आपको 2 तरीके बताए थे। पहली चीज़ इनिशियल रेट मेथड का, जो मेथड है हमारा इनिशियल रेट मेथड, उसी के आधार पर ये क्वेश्चन है अपना। और इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसको बनाना नहीं है। सिंपल मुझे क्या करना है, मैंने आपको बताया था, मुझे 2 एक्सपेरिमेंट ऐसे देखने हैं जिसमें मैं आपके लिए बता दूं, 2 एक्सपेरिमेंट देखने हैं मुझे। कितने? 2 एक्सपेरिमेंट देखने हैं। अगर 2 एक्सपेरिमेंट मुझे देखने हैं तो एक में ए है, वो आपका वेरी कर रहा होगा, मतलब चेंज हो रहा होगा, और बी क्या हो रहा होगा, बी यहाँ पर कांस्टेंट रहा होगा, उसकी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट, मतलब कोई भी चेंज नहीं। दूसरा, अगर बी चेंज हो रहा है तो ए यहाँ पर कांस्टेंट रहा होगा। ये मैं आपको बता दूं कि एक आपको चेंज देखना और दूसरा कांस्टेंट। तो अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की बात करूं, किसकी बात कर रहा हूं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। वही तो आप जानते हैं कि इसको R1 मान लिया, इसको R2 मान लिया, इसको R3 मान लिया, इसको R4 मान लिया, ठीक है। तो मैं अगर बात करूं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की बात करूं, तो यहाँ पर R4 और R1 में कुछ चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर मैं R4 को मैं यहाँ पर R1 से कंपेयर करूँ, तो R4 यहाँ पर कितना टाइम है, दुगना हो रहा है। क्या हो रहा है? दुगना हो रहा है। और रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या फ़र्क पड़ रहा है, ये आपका कितना हो रहा है, सॉरी, रुको, एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ बोला गया है, यहाँ पे आपका ये दुगना हो रहा है। इधर की साइड थोड़ा सा कट करते हैं इसको अपन, यहाँ से कट किया मैंने, ऐसे यूँ, इसको भी कट किया यहाँ से, डिलीट। अब देखते हैं, देखो मैं पहले और चौथे को इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि इसमें पहले और चौथे में चेंज हो रहा बी का भी, मुझे तो ऐसा लेना है जिसमें दूसरे का कांस्टेंट हो रहा हो। तो इसमें कांस्टेंट किस में हो रहा होगा, यहाँ पर कोई चेंज नहीं है ना इस वाले में, यहाँ पे तो मुझे ये वाला एक्सपेरिमेंट देखना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसमें एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है, दूसरे में 1/2 हो रहा है, मतलब R2 और R4 में हाफ हो रहा है, ठीक है। यहाँ से इस वाली रेट ऑफ रिएक्शन को हम करें तो यहाँ पर 6 चौको 24, तो ये 1/4 हो रहा है, मतलब R2 से अगर मैं R4 में जा रहा हूँ तो 1/4 है। वैसे आप कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला चेंज तो मुझे ये मिल गया, मैं यहाँ पे लिखता हूँ R4 डिवाइड बाय R2, इसका देखते हैं अपन, ठीक है, R4 का। तो हमारा जो मेथड होता है वो रेट लॉ लिखने का, वो होता है के इनटू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, इसमें देखो कितनी कॉन्सेंट्रेशन है, कितनी कॉन्सेंट्रेशन है R4 की कॉन्सेंट्रेशन है 2 × 10⁻³ की पावर, इसका तो मुझे निकालना है, ऑर्डर ही तो निकालना है मुझे। और वहाँ पर y का कितना है, यहाँ पर 1.5 × 10⁻³ और इज इक्वल टू कितना कॉन्सेंट्रेशन दिखा रहा है यहाँ पर, ये 0.006। R4 की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं, R4 की बात कर रहे हैं। अच्छा डिवाइड बाय किया मैंने यहाँ पर कुछ K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R2 की बात करें अब हम, तो 4 × 10⁻³ है की पावर x, इसकी पावर क्या है y मान लेते हैं ना, तो 1.5 रहेगा ये, तो 10⁻³ y, और ये कितना बैठ रहा है अपने पास 0.024। इसे कट करेंगे अपन, तो कट करते हैं कुछ इस अंदाज में, किस अंदाज में, इस अंदाज में। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया पूरा, तो हमारे पास जो बचा हुआ है यहाँ पर वो क्या बचा हुआ, के से के ख़त्म हो गया। ये अपना कितने टाइम जा रहा है, 2 × 2, 2 दूनी 4, तो 1/2, ये भी ख़त्म हो गया पूरा, x से x ख़त्म हो गया। यहाँ पर हमारे सामने निकला 1/2 की पावर x, 1/2 की पावर x।
इज इक्वल टू, ये कितना है, 6 कम 6 6 चौको 24, तो 1/4 निकला है। मैं 1/2 की कितनी पावर लगाऊं कि 1/4 आ जाए, तो आप कितना लगाओगे बताओ, 2 ही तो लगाओगे। ठीक है, तो ए का जो ऑर्डर आया निकल के यहाँ पर वो कौन सा आया है, 2, मतलब ए का ऑर्डर क्या है यहाँ पर, 2 है। अब मुझे निकालना है बी का। बी का निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे दोबारा से इसको इरेज करते हैं हम। यहाँ से इरेज किया मैंने ये वाला, ठीक है। अब मुझे क्या देखना है यहाँ पर, मुझे देखना है वो एक्सपेरिमेंट जिसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए हो कांस्टेंट और इसमें हो रहा हो चेंज। तो वो कौन सी हो सकती है, देखो बड़े ध्यान से। तो चेंज देखने को जाना मुझे, तो चेंज देखते हैं अपन किस में, चेंज देख रहा हूँ मैं भैया इसके अंदर, चेंज देखते हैं। देखो इसमें ये पहले और तीसरे में R1 और R3 की कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ। तो 1 का कितना हो रहा है, डबल हो रहा है। ठीक है, 1 का हो रहा है यहाँ पे डबल, और तो ये हो गया आपका डबल। और 1 से अगर रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूँ तो ये भी हो रहा है 16 दूनी 32, तो ये भी हो रहा है डबल। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है। अब मैं बात कर रहा हूँ किसकी, इसको कॉपी कर लीजिए। अच्छा नीचे कर देता हूँ, ठीक है मुझे दिखेगा भी कैसे, 4 है, चलो ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ R3 अपॉन के R1 की बात कर रहा हूँ, R3 अपॉन के R1 की बात कर रहा हूँ। ठीक, आप क्वेश्चन को वहाँ पे देख लीजिएगा, R3 अपॉन के R1 की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ से चेंज करते थोड़ा सा मारकर मेरे को पता R3 के अंदर जो चेंज हो रहा वो हो रहा है आपका 2 × 10⁻³ ठीक है, ये y का चेंज है ये, जबकि y को पहले लिखना है बाद में लिखना है, चलो ठीक है बाद में लिख देते हैं। मैं बोल रहा हूँ आपसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कितनी है इसके अंदर, R3 के अंदर, वो है आपकी 4.0 × 10⁻³ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाई कितनी दे रखी है, 2 × 10⁻³ और इज इक्वल टू कितनी रेट दे रखी है यहाँ पे, वो रेट दे रखी है आपके सामने यहाँ पे ऊपर देखते हैं, R3 की 0.032 डिवाइड करेंगे अपन किससे, R1 से। तो R1 ए के लिए 4 × 10⁻³ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ये 1 × 10⁻³ इज इक्वल टू 0.016। तो ये 2 टाइम जाएगा 2, ये पूरा ख़त्म हो गया यहाँ से, ये आपका 2 टाइम जाएगा। तो 2 की पावर y इज इक्वल टू कितना, 2 की पावर कितना लगाऊँ कि 2 आ जाए, तो कितना आंसर होगा 1। तो यहाँ पर फाइनली जो आपके पास ए आया है वो ए का ऑर्डर कितना है यहाँ पर 2, बी का कितना है यहाँ पर 1, तो ओवरऑल ऑर्डर हो गया 3। और रेट लो कैसे लिखेंगे, रेट लो लिखेंगे रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर 2 इंटू बी की कॉन्सेंट्रेशन पावर ऑफ 1, इस टाइप से लिख दिया। अच्छा, ये अपने पास 2 क्वेश्चंस सॉल्व हो गए इसके भाग। व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ ए, ये हो गया सेकंड वाला, और ये है रेट लो मैंने बता दिया, के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर 2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की पावर 1। व्हाट विल बी द रेट कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन, रेट कांस्टेंट की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट है जिसको हम के बोलते हैं। अब के कैसे निकाला जाए ये देखते हैं। तो हम बात करते हैं रेट कांस्टेंट की, तो रेट कांस्टेंट कितना निकल के आएगा, ये हम किसी भी R1 को कंपैरिजन करें, R2 के कंपैरिजन करें, किसका भी कर सकते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको रेज कर रहा हूँ, ठीक है कर दो रेज, ठीक है, ताकि मुझे स्पेस मिल जाए यहाँ पे। तो अपन यहाँ से इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, इस वाले को। थर्ड पार्ट है आपका जो ये वाला, थर्ड पार्ट के अंदर अगर मैं R3 को बात करूँ, R1 की बात करूँ, मैं R2 की बात कर रहा हूँ, या फिर R3 की, मैं R3 को कंसिडर करके चल रहा हूँ R3 को।
R3 को अपन कंसिडर करते हैं, तो R3 को मैंने कंसिडर किया। R3 के अंदर जो डाटा दिया गया है वो डाटा है आपके पास K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कितनी दे रखी है R3 के अंदर? 4 इंटू के 10⁻⁻³ अब इसका ऑर्डर कितना निकला? सेकंड निकला है। इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। बी कितना दे रखा है? 2 इंटू 10⁻⁻³ ये दे रखा है। और यहाँ पर जो रेड दे रखी है वो कितनी दे रखी है? थर्ड के अंदर 0.032 ये दे रखा है। इसे अपन सॉल्व करते हैं, तो कैसे सॉल्व करेंगे आपको भी पता होगा। R3 तो इसको ले आते हैं अपन यहाँ पे 0.0 ये हो जाएगा अपने पास। रुको एक सेकेंड। K, तो K को आप लिख सकते हो